हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रिटिश काल की भू राजस्व नीति, उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने भू राजस्व नीति नहीं बल्कि आर्थिक नीति पर चर्चा की थी और उसी आर्थिक नीति के तहत ही आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए और बताइए क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं पहुंची तो मेरी मेहनत और आपका एफर्ट दोनों बेकार हो जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग बताइए, फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जिसने यूरोप में कुछ साझेदारों के साथ मिलकर के भारत में व्यापार करने की योजना बनाई थी। भारत के व्यापार पर अपना नियंत्रण करने की योजना बनाई थी जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और वैसे भी कोई भी कंपनी हो दोस्त, कंपनी हमेशा एक ही चीज में विश्वास करती है, मुनाफा 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 और मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा लाभ। उसके लिए वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। आज के समय में बेशक कुछ नियम, कायदे, कानून जैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस समय जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय कोई विशेष कायदे, कानून जैसी व्यवस्था नहीं थी। और भारत में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत उस समय एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत चल रहा था। वहां पर अभी मध्यकालीन सोच, मध्यकालीन व्यवस्था मौजूद थी, जबकि यूरोपीय कंपनी आधुनिक परंपरा में ढल चुकी थी, आधुनिक मूल्यों के साथ शामिल हो चुकी थी। तो भारत में उस चीज का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना। तो यही वजह है कि वो भारत में आसानी से अपनी उन सभी नीतियों को लागू कर सकी जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता था। ओके, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 13 दिसंबर विंटर कार्निवल, एक अंतिम मौका है आप लोगों के पास में दिसंबर में एडमिशन लेने का, इतिहास वैकल्पिक विषय में डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिलने का। तो इसमें आप अभी 12,999 रुपए में MK लाइव कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन तो आपके 24 तारीख तक होंगे, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये इसमें नहीं मिलेगा। दिसंबर बैच में इतिहास मेरे साथ स्टार्ट करिए और अभी सिर्फ पहला लेक्चर, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। तो अभी कुछ निकला नहीं है, जस्ट बिगिनिंग है। अभी भी आप बिल्कुल शुरू से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी उठाइए अपना सिस्टम और एडमिशन, अपनी सीट को फिक्स करिए। आज अंतिम दिन है, ठीक है, अंतिम मौका है। इसमें साथ के साथ आपको दो चीजें और मिल जाएंगी MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर। एक, GS की NCERT की क्लासेस और साथ के साथ टेस्ट सीरीज, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके एवरीवन, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति और उसके उद्देश्य हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम इसमें बात कर रहे हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीति को लेकर के। बाकी फिर और भी टॉपिक हैं जो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, हमने पिछली क्लास में यह डिस्कस किया था कि ब्रिटिश कंपनी ने अपनी भू राजस्व नीति के तहत सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा किया और बंगाल पर कब्जा करने के बाद 1765 में इन्होंने द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन जो आपके 1772 तक चलता रहा। यानी कि इस बीच में उन्होंने टैक्स वसूला तो सही,
यानी कि इस पीरियड में उनको मिल गया था दीवानी का अधिकार, यानी कर वसूली का अधिकार मिला। का अधिकार मिला था। लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, क्योंकि उनको भारत की व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उनको यहां से पैसा चाहिए था, इसी वजह से उन्होंने यहां पर इजारेदारी प्रणाली को ही लागू किया। इजारेदारी प्रणाली, जिसका मतलब होता है ठेकेदारी, इस प्रणाली को उन्होंने लागू किया था, ठेकेदारी इजारेदारी प्रणाली को। ठीक है ना। और यह व्यवस्था आपकी चलती रही। 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और कंपनी ने प्रत्यक्ष शासन ले लिया, अपनी सत्ता स्थापित कर दी। उन्होंने खुद एक राजनीतिक शक्ति बन गए, खुद एक सत्ता उन्होंने अपनी स्थापित कर ली, और इस तरीके से ये सारी चीज चलती रही। और इसमें भी उन्होंने उपरोक्त यही व्यवस्था यहां पर लागू की, उपरोक्त व्यवस्था, क्योंकि अभी भी वो एक ही चीज चाहते थे कि उन्हें बिना किसी संकट के, बिना किसी परेशानी के आराम से पैसा मिलता रहे, जिससे वो सामान खरीदें और अपने देश लेकर के चले जाएं। ठीक है ना। और ये व्यवस्था ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था आपकी चलती रही 1790 तक, ये वाली इजारेदारी व्यवस्था। 1790 में आपका कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस, और 1790 में कॉर्नवालिस ने आपकी जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, और इसी को 1793 में कन्वर्ट कर दिया स्थायी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में इसको स्टार्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो व्यवस्था लागू की उसे हम कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम के तौर पर हम कह सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं। यह व्यवस्था थी उत्तर भारत की। किसकी? उत्तर भारत की। ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक क्षेत्र जो है वो आपका, यहां पर आपकी व्यवस्था लागू की महलवाड़ी। एक व्यवस्था आपकी यह है बंगाल बिहार उड़ीसा वाली, बंगाल बिहार उड़ीसा वाली। यहां पर व्यवस्था शुरू की स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त। और एक व्यवस्था आपकी ये रही दक्षिण भारत में, बंबई और मद्रास, और यहां पर उन्होंने शुरू की रैयतवाड़ी। यह 3 प्रकार की उन्होंने व्यवस्था भारत में शुरू की थी, स्थायी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है। ये 3 तरह की व्यवस्था है। अब इसमें एक एक करके हम सभी पक्षों को समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर हुआ क्या था, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। एक एक चीज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, यह व्यवस्था आपकी कहां पर है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है ना। कुछ उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा भी है, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी है। यह स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह आपकी थी बंबई और मद्रास में, बंबई और मद्रास में। और यह थी आपकी पंजाब, हरियाणा। उस समय हरियाणा तो खैर नहीं था, एक ही था, पंजाब था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उस क्षेत्र में यह लागू की गई थी। ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या की गई थी? इसके अंतर्गत जो आप समझिएगा, इसमें
जो मालिक बनाया गया, भूमि का मालिक, वो बनाया गया जमींदार को, और व्यवस्था भी लागू की गई थी जमींदार के साथ। यानी कि मालिक भी जमीन का जमींदार को बना दिया गया और व्यवस्था भी जमींदार के साथ की गई। यहां पर उन्होंने जमींदार को हटा दिया और यहां पर जो जमीन का मालिक बनाया, भूमि का मालिक जो बनाया, वो बनाया आपको किसान को, और किसान को ही कहते हैं रैयत। और यहां पर व्यवस्था उन्होंने लागू की किसके साथ में? किसान के साथ, सीधे सीधे रैयत के साथ। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। और यहां पर उन्होंने भूमि का मालिक माना किसान को, लेकिन व्यवस्था जो लागू की वो व्यवस्था की उन्होंने महाल के साथ, गांव का एक समूह, गांव का जो प्रधान है, मुखिया है, महाल का जो हेड है, उसके साथ, कि भाई तुमको ये सब करना होगा। ठीक है ना? ये जो व्यवस्था है, ध्यान रखना दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त वाली ये परंपरा है। इसमें 1790 में इसको शुरू किया गया था 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तब यह कहलाई थी जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी। और 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया, स्थायी किया। ठीक है ना? इसमें जमींदार के साथ में जो व्यवस्था लागू की गई, वो व्यवस्था यहां पर ध्यान रखिएगा, वो ये था कि कुल कर संग्रह का 11 हिस्से किए जाएंगे। 1/11 हिस्सा ये मिलेगा जमींदार को। जो भी कर वसूला जाएगा उसका 1/11वां हिस्सा जमींदार को मिलेगा, और 10/11 हिस्सा यह कंपनी को मिलेगा। और जमींदार केवल नाम के लिए जमींदार होगा, मालिक होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कंपनी के अनुसार कि वह सब कुछ जो पैदा होता है वो उस पर नियंत्रण अपना रखेगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसे केवल कर संग्रह में से ही एक हिस्सा मिलेगा। यह कंपनी की सोच थी। और इसके लिए कंपनी ने एक कंसेप्ट और भी रखा था, सूर्यास्त कानून का, सनसेट लॉ कहते हैं। सूर्यास्त कानून का भी उन्होंने एक कंसेप्ट रखा था कि पर्टिकुलर दिन के सूर्यास्त होने तक आपको सारा कर वसूल करके आपको हमारे पास तक पहुंचाना होगा। उसको पहुंचाना होगा, यह व्यवस्था थी। यहां पर कंडीशन क्या थी? यहां पर सीधे सीधे किसान के साथ डील की गई। जो भी टैक्स वसूला जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा, वो सब कुछ किसान के साथ किया जाएगा, किसान के साथ किया जाएगा। बात समझ गए नहीं? इसमें और कोई परिवर्तन नहीं था। सीधा कंपनी के कर्मचारी आएंगे, किसान से टैक्स वसूलेंगे और अपने सरकार के पास जमा कर देंगे। यहां पर महाल के साथ व्यवस्था की गई कि जो भी टैक्स होगा उसमें महाल का जो प्रमुख होगा, यानी कि गांव का प्रधान, वो सभी लोगों से अपना टैक्स वसूल करके सरकार तक पहुंचाएगा। यह कंसेप्ट था। बात आती है अब इसके आगे की कि चलो ठीक है, इनमें से सबसे अच्छी और कौन सी व्यवस्था थी? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर बात आती है स्थायी बंदोबस्त की। अगर स्थायी बंदोबस्त आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त एक्चुअल में कॉर्नवालिस ये चाहता था कि भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया जाए। ठीक है ना? कॉर्नवालिस की सोच थी, लेकिन उसके सामने 1, 2, 3 प्रश्न थे। वो सुधार तो करना चाहता था, लेकिन यह देखना चाहता था कि भूमि का मालिक किसे माना जाए, किसान को, सरकार को या जमींदार को। और उसने यहां पर देखा था कि जमींदार पहले से ही यहां मौजूद थे। मुगल काल से जमींदार चले आ रहे थे, जिनका काम था कर संग्रह करना।
तो एक क्वेश्चन यहां पर यह आया जिसमें इसके एक सहयोगी थे जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे सर जॉन शोर, और दूसरे सहयोगी थे जेम्स ग्रांट जो उनके भू के अभिलेख का रिकॉर्ड रखते थे, भू अभिलेखागार के अध्यक्ष थे। जॉन शोर कहते हैं कि भूमि का मालिक जमींदार को मान लिया जाए। इससे क्या होगा कि जमींदार को जब भूमि का मालिक मान लिया जाएगा तो जमींदार अपना टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स संग्रह करने के लिए भूमि में निवेश करेगा। इससे कृषि का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, सारी चीजों का विकास होगा। जबकि जेम्स ग्रांट कहता है कि नहीं, बोले कि जमीन का मालिक या तो किसान है या फिर सरकार, जमींदार तो केवल टैक्स कलेक्टर है। ऐसी कंडीशन में कॉर्नवालिस ने भूमि का मालिक 1790 में जमींदार को ही मान लिया। जमींदार को माना, को मालिक बना दिया, और सोच सिर्फ एक ही चीज की थी कि यह अपने टैक्स संग्रह को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, निवेश करेगा। और दूसरी तरफ यह कितने साल के लिए व्यवस्था की जाए, तो जॉन शोर कह रहे थे कि यह व्यवस्था केवल 10 साल के लिए होनी चाहिए, और जेम्स ग्रांट का कहना था कि भूमि का मालिक सरकार बने, जमींदार केवल टैक्स कलेक्ट करके दे, और यह व्यवस्था स्थायी हो, जिससे कि जमींदार को लगे कि वो यहां पर निवेश करके अपने निवेश को रिकवर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट को अपना रिकवर कर सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको यहां पर स्थायी नहीं बल्कि जमींदारी प्रणाली के नाम से शुरू किया गया। जमींदारी प्रणाली के नाम से शुरू किया गया, बाद में इसे 1793 में स्थायी कर दिया गया। स्थायी, या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। यह इसके पीछे कारण था, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के बीच का अपना वैचारिक मतभेद, जिसको कॉर्नवालिस ने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। और इसमें संपत्ति का मालिक जमींदार को बना दिया गया, और जमींदार को कह दिया गया कि भाई तुम मालिक जरूर हो, लेकिन टैक्स कलेक्ट करोगे उसका 1/11 हिस्सा ही तुमको मिलेगा, बाकी 10/11 हिस्सा, 11 हिस्सा जो है वो सरकार को मिलेगा। ऐसा क्यों चाहती थी सरकार, या कॉर्नवालिस क्यों चाहता था? जमींदार को बनाकर के सरकार ये चाहती थी कि हम नियमित राजस्व और अधिकतम राजस्व सुनिश्चित कर सकें, यानी कि इसके माध्यम से कंपनी चाह रही थी एक नियमित और अधिकतम राजस्व यह चाहती थी कंपनी। यह कंपनी की सोच थी। दूसरी तरफ कंपनी की सोच थी कि जमींदार को अपना टैक्स बढ़ाना होगा तो कृषि का विकास करेगा, और सरकार को कृषि का विकास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जमींदार ही कर लेगा, जमींदार के द्वारा। सरकार को उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स बढ़ाने के लिए जमींदार निवेश करेगा ही करेगा। ठीक है ना। दूसरा, इसकी वजह से कंपनी ये चाहती थी कि भाई भूमि को लेन देन की वस्तु बना दें, तो शहर के व्यापारी इसमें आएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में भूमि में निवेश बढ़ेगा, मुद्रा का प्रचलन होगा, क्योंकि जमीन का मालिक जब जमींदार बन जाएगा तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ जमीन तो वो बेचेगा ही, खरीदेगा ही। तो शहर का जो व्यापारी वर्ग है, शहर का जो पूंजीपति वर्ग है, वो यहां पर आकर के जमीन खरीदेगा, बेचेगा, कुछ भी करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है ना। एक तो ये था, और सबसे बड़ी चीज थी, कुछ जमींदारों से
कर संग्रह करना, ना कि लाखों किसानों से। तो लाखों किसानों के बजाय कुछ एक जमींदारों से कर संग्रह करना आसान था उसके लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ये हो जाएगा। और साथ के साथ एक चीज और होगी, जमींदार जो हैं सरकार के सहयोगी बन जाएंगे, और हकीकत में बने भी। 1857 के विद्रोह के समय इन्हीं जमींदारों ने ही तो ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। उन्हीं की वजह से तो 1857 का विद्रोह असफल हो गया, सारी चीजें हुई थी, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट इसमें देखा गया कुल मिलाकर के। ये उसके उद्देश्य थे। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो क्या ये उद्देश्य पूरे हुए? तो देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी को इससे लाभ क्या मिला। लाभ यह मिला कि जो तात्कालिक लाभ था वो पूरा हो गया, तात्कालिक उद्देश्य ये पूरे हुए, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, स्थायी आय का स्रोत मिल गया कि भाई उन्हें को कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, और टैक्स कलेक्ट होकर के ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट होकर के आसान हो गया, कर संग्रह आसान हो गया। यह भी बात सही है, कर संग्रह आसान हुआ। कर संग्रह आसान हो गया, इसमें कोई शक नहीं, और जमींदार भी इनके सहयोगी बन गए। तो ये तो कंपनी को लाभ हुआ, लेकिन कंपनी को नुकसान भी बहुत हुए। क्या नुकसान? कंडीशन ये थी, कंपनी को हर साल एक निश्चित राशि मिली, लेकिन जो कृषि का विकास हुआ या जो कुछ भी हुआ, राजस्व वृद्धि का अधिकार कंपनी के पास नहीं था। कंपनी ने राजस्व वृद्धि अधिकार नहीं दिया था, वो फिक्स कर दिया था। तो वो समझ लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को कोई लाभ नहीं मिला, वो सारा लाभ जमींदार लेके चले गए। जमींदार अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल लेते थे, लेकिन कंपनी को देते नहीं थे, और इसकी वजह से उनकी जमींदारियां भी छीनी गई। क्यों? एक तो जमींदार पर जो भू राजस्व था वो भी बहुत ज्यादा था, और जमींदार वसूल करके कितना पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, यह भी बड़ी समस्या थी। तो जमींदारों की जमींदारियां छिनी सूर्यास्त कानून की वजह से। किसानों का जमींदारों ने शोषण किया, यह भी कन्फर्म है। कर वृद्धि का अधिकार कंपनी के पास नहीं था, इस वजह से कंपनी को भी इसका बेनिफिट नहीं मिला, जबकि बेनिफिट जमींदार उठा रहे थे। और जमींदारों ने कृषि में निवेश नहीं किया, बोले कि जब बिना निवेश करे ही सब कुछ मिल रहा है तो क्यों किया जाए। अब अकेला किसान क्या करेगा, अकेला किसान क्या करेगा, और इस वजह से किसानों की हालत हो गई खराब। बैठे बिठाए किसान जो कल तक जमींदार थे, अपनी जमीन के मालिक थे, वो भूमिहीन मजदूर बन गए, भूमिहीन मजदूर बन गए। अब सोचिएगा किसानों की हालत क्या रहेगी, फिर किसानों की हालत क्या रहेगी, अब आप समझ सकते हैं, बहुत बुरी। इसी वजह से बंगाल में अकाल पड़ना शुरू हुआ, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सामाजिक तनाव, आपसी संबंधों का खराब होना, जमींदार और किसानों के बीच के संघर्ष की शुरुआत, यह सब यहां से शुरू हो गया। और तो और जो शहर के लोगों ने आकर के भूमि खरीदना शुरू किया, तो दूरस्थ जमींदारी का कंसेप्ट भी यहां से निकल के आ गया। दूरवासी चलवासी जमींदार, यानी जो शहरों में रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं और यहां पर उन्होंने एजेंट बिछा रखे हैं, केवल टैक्स वसूल करो और सारा काम करो बस। तो ये सारी की सारी चीजें शुरू हुई, और इसने पूरे भू राजस्व नीति को तबाह करके रख दिया। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा, इसी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की।
दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। दक्षिण भारत में सबसे पहले इसको 1792 में कर्नल रीड ने 12 महल के क्षेत्र में 12 महल में शुरू किया था। बाद में इसे एल्फिंस्टन और हेक्टर मुनरो ने बंबई और मद्रास में लागू किया। ठीक है ना, किया। इसमें सीधे सीधे किसान को भूमि का मालिक बनाया गया। राजस्व प्रणाली किसान से तय की गई। इसमें परमानेंट सिस्टम नहीं किया गया, बल्कि यह किया गया कि प्रत्येक वर्ष हम टैक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। जमींदारों को हटा दिया गया, क्योंकि जमींदारों को जमींदारी व्यवस्था में देख करके लगा कि जमींदार ही सब कुछ लाभ उठा ले रहे हैं, कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो जो जमींदारी व्यवस्था में या स्थायी बंदोबस्त की जो कमियां थी, उन सबको कमियों को यहां पर हटा दिया गया और यहां पर भूमि को बिक्री की वस्तु किसानों के माध्यम से बना दिया गया। यह कंडीशन हो गई, यानी सीधे सीधे किसान से। अब इसमें सबसे बड़ा कंडीशन क्या हुई? इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो लाभ थे कंपनी को, लाभ जमींदारों को हटा करके जमींदारों का भाग अब कंपनी को मिला। कंपनी को, क्योंकि जमींदारों को हटा दिया गया। दूसरा, कर वृद्धि का लाभ मिला। कर वृद्धि का लाभ मिला। प्रत्येक वर्ष चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई वो थी इसकी सीमा, लिमिटेशन क्या थी? इसने कंडीशन लिमिटेशन ये थी कि इसमें जो भूराजस्व तय किया गया, भूराजस्व वो मैक्सिमम था, मैक्सिमम। और इसने किसानों का शोषण किया। क्या किया? किसानों का शोषण। दूसरा, भूराजस्व की जो वसूली है, अब वसूली जमींदार नहीं कर रहा है, कर्मचारी कर रहे हैं। सरकार के कर्मचारी द्वारा कठोरता पूर्वक किया गया, क्योंकि कर्मचारी तो कर्मचारी है भाई। वो तो सीधे कह देता है कि भाई हम क्या करें, इस डेट को हमको पहुंचाना है, वरना सरकार हमको मारेगी। इसलिए भाई हम क्या कर सकते हैं। अब चाहे तुम अपना हल बेच के दो, पैसा जमीन बेच के दो, अपने बर्तन बेच के दो, अपने जानवर बेच के दो, बैल बेच करके दो, कैसी भी दो, आज हमको टैक्स चाहिए। ठीक है ना। तीसरा, इसमें एक समस्या और थी। किसानों ने इसी वजह से किसानों ने भूमि पर कृषि करना कम कर दिया, कम की। क्यों कम की? क्योंकि ज्यादा उत्पादन करेंगे तो मैक्सिमम तो सरकार ही ले जा रही है, तो उनका फायदा क्या है? तो उतना ही करो जितने में उनका काम चल जाए। तो कम जो उपजाऊ जमीन थी उस पर टैक्स कम था, जो ज्यादा उपजाऊ जमीन थी उस पर टैक्स ज्यादा था। तो उन्होंने कम उपजाऊ जमीन पर खेती करना शुरू किया। बोले कि इसमें जो कुछ भी टैक्स बचेगा वो उनके काम आएगा। तो सोचिए, ज्यादा उपजाऊ जमीन बेकार पड़ने लगी, पड़ती रहने लगी, खाली रहने लगी। अब ये समझ लीजिएगा। और भूमि विक्रय की वस्तु बन गई। भूमि विक्रय की वस्तु बनी। और इससे किसान फिर धीरे धीरे क्या हो गए? टैक्स चुकाने के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखने लगे। लाला महाजन जो भी लोग थे उनके पास, और कभी छुड़ा नहीं पाए। पीढ़ियां गुजर गईं, ब्याज ही नहीं दे पाए उसका।
और इस तरीके से भूमिहीन मजदूर बनते चले गए और बाहर के लोग आकर के इनके गांव में जमींदार बनते चले गए और इस तरीके से उनका गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल, शोषण, ये सब कुछ हुआ। बस एक अंतर था, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वहीं के थे और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार बाहर के लोग थे, जिन्होंने आकर के इनके गांव के किनारे पर दुकान ले ली, गांव के किनारे पर गांव में आकर के मकान ले लिया और वहां पर लोगों को उधार पैसा देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी जमीन अपने कब्जे में ले ली और कंपनी खुद एक दैत्याकार जमींदार बन गई। कर्मचारी वसूल कर रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपने किसान को मरने नहीं देता था। क्यों नहीं मरने देता था? क्योंकि उसको पता था खेती करेगा कौन। और यहां पर कर्मचारी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसान जिंदा बचे या मर जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको तो टैक्स से मतलब है। क्या करेगा? तो कुल मिलाकर के जमींदारी व्यवस्था की तुलना में रैयतवाड़ी व्यवस्था ज्यादा खतरनाक थी और कंपनी को दोनों ही स्थितियों में बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ। वहां पर जमींदार ने लाभ उठा लिया और यहां पर किसानों ने खेती करना कम कर दिया और टैक्स वसूली में परेशानी हुई वो अलग से। इसीलिए आप देखेंगे तो आपकी महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था और इसमें महाल के साथ व्यवस्था की गई। महाल यानी कि एक प्रकार से गांव का समूह और समूह का एक होता था प्रधान और यही प्रधान कर संग्रह करता था और यही उसे पहुंचाता भी था, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। इसका बस इतना ही काम था कि तुम भाई अपने गांव के सभी लोगों का टैक्स वसूल करके हम तक पहुंचा दीजिए, बस किसी भी तरीके से हम तक पहुंचा दीजिए। इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस आप गांव के जमींदार हैं, प्रधान हैं, वो अपनी जगह पर है, उसका सम्मान आपको हम करते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे। बस इसमें थोड़ी सी व्यवस्था उन दोनों की कंपेटिवली बेटर थी। स्थायी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के कंपेटिवली ये व्यवस्था थोड़ी सी बेटर भी थी और दूसरा ये क्षेत्र पूरा उपजाऊ क्षेत्र था, तो जरा सी जगह पे बहुत अच्छा उत्पादन भी होता था। इसलिए यहाँ के किसान भी तुलनात्मक रूप से समृद्ध थे, बड़े बड़े किसान थे और आज भी वही कहानी है। आज भी वही कहानी है। तो ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कहानी। मैंने आपको समझा दिया है, आराम से आप समझ सकते हैं कि कैसे और क्यों इस व्यवस्था को लागू किया गया था, इसके क्या प्रभाव पड़े थे। और इसी के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, आज स्टडी IQ का विंटर कार्निवल का अंतिम दिन है, जिसके थ्रू आप P2I फाउंडेशन बैच जो 2026-2027 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आप MK लाइव कोड के माध्यम से 26,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू आपकी क्लासेस 17 तारीख से सुबह 8 बजे शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा फायदा फीस डिस्काउंट का तो है ही है, साथ के साथ आपको अतिरिक्त 6 महीने की क्लास की वैलिडिटी और मिल रही है। तो जल्दी कीजिए, इसमें वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो आपके रेगुलर बैच में होती हैं, वो सब कुछ रहेगा ही रहेगा। बस ये 3 दिन का फैसिलिटी थी जो आपको दी गई है, इसका फायदा उठाइए और तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, इसको जरूर शेयर कर लेना। लेकिन कोर्स परचेज करते समय चाहे बुक परचेज करिए चाहे कोर्स परचेज करिए, किसी भी स्तर का परचेज कीजिए, आप MK लाइव कोड लगाओगे, आपको इसका डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और ये टेलीग्राम वार कोड है, इसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।